संहिता की एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो हमारे जानकारी में हम जहाँ तक जानी है स्थानीयता से अगर बात किया जाए हम संहिता का रहा है अभी के टाइम में जो संरचना है पहले से कम खर्चीलो व्यवस्थित और जनता की संख्या पहले से जनप्रतिनिधि की संख्या भी कम है। आपका स्मरण हो चाहे हम स्थानीयता से शुरू करी थे जी। अभी जो एक वार्ड है वो एक गाविसा हुआ करता है वो गाविसा में 9 वार्ड हुआ करत रहे 9 वार्ड में 5-5 आदमी 9 पचे 45 एक गाविसा अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष 47 और 3 आदमी मनोनीत भी होता है 51। अभी वो एक गाविसा जैसे हम 15 नंबर में बैठे नहीं गाविसा रहे 51 प्रतिनिधि होता है जनता अभी वो प्रतिनिधि की संख्या है 5 हुई एक वार्ड में 4 सदस्य एक वार्ड रखे जी। तो कत्ते घटे 46 तो संख्या यहीं पर घटी एक वार्ड। तो अगर ये अनुपात का बाकी जिला में 46 गाविसा रहा है तो 46 × 46 काफ़ी संख्या घटोत्तरी हुआ। तो लाखों जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा जो सेवा सुविधा भत्ता लेते रहे घटा कि नहीं घटा। एक एग्जाम्पल। दूसरा आ जाओ आप प्रादेशिक संरचना प्रदेश झाड़ो है वहाँ तमाम मंत्री हो गए मुख्यमंत्री हो गए अभी मान के चला जाए 87 है ये प्रदेश के अंदर प्रादेशिक संरचना 87 जी। मंत्री 16-17 हैं। आप एक जमाना दौर देखा गा हुई है बहुदलीय व्यवस्था से पहले पंचायत काल में या निर्दलीय व्यवस्था में तो वो व्यवस्था कह रहा है कि प्रत्येक जिला में जो है जिला प्रशासक राजा नियुक्त करते हैं अंचल प्रशासक नियुक्त होता है अंचलाधीश नियुक्त होता है जी। तो वो अंचलाधीश इतना बड़ा पावरफुल होता है कि राज्य के मंत्री भी उनके जो है अनुमति का और उनके भ्रमण का रद्द करने का अधिकार होता है सीधे राजा के प्रतिनिधि होता है। यानी निरंकुश जो व्यवस्था रहा है तो एक प्रदेश के अंदर मान लो लुम्बिनी प्रदेश की अगर बात किया जाए तो राप्ती लुम्बिनी हेरी 4 अंचलाधीश 3-4 ठो रहा था 12 जिला के 12 जिला प्रशासक रहा था उनके इतना बड़ा संरचना खड़ा होता रहा है उनके कार्यालय उनके कर्मचारी आज जो मंत्री का मिलिट्री और सेवा सुविधा न है उससे ज़्यादा उनका सिक्योरिटी और सुरक्षा होता है। तो आप कौन प्रदेश झाड़ू हुआ कल के जिला प्रशासक अंचल प्रशासक जो इद्दी अमीन लोग रहे हैं जो राजा का प्रतिनिधि कह के लूटत घूमत रहे जिला जिला और प्रदेश में यही बाकी जिला के अंदर हो जो फतेह सिंह थारू इद्दी अमीन के भाषा अंचलाधीश का बुला रहा है जो मंत्री रहा है निर्दलीय व्यवस्था में गैर दल से राजा के उम्मीदवार का हमेशा हरा के जीते वाला आदमी का अंचलाधीश जो है कार्यक्रम रोकी उसके ऊपर करी उनका इद्दी अमीन के भाषा प्रयोग किया गया। उस दौर का अगर आप देखा जाए तो उससे तो प्रादेशिक संरचना भी कम खर्चीलो। अच्छा अब आए जा रहे संघीय में लोग कहा हैं अतरे बड़े जो है देश की व्यवस्था होगा फलाना होगा ढाका होगा ठिकाना होगा। तो अगर इस देश के संघ के देखा जाए तो 65 सदस्यीय तो राष्ट्रीय सभा रहा है। हाँ रहा। इनकार किया जा सकता नहीं बिल्कुल नहीं दस्तावेज है उकाई अभी करता है 59 सदस्यीय पहले से तो कम है राजा के टाइम में 205 रहा अभी करता है 275। इमा अगर आपके 70 बढ़ी भवा तो उनके राज्य परिषद सदस्य भी होता रहा है जिनकी संख्या 75-80 होता है। राज्य परिषद सदस्य तो मंत्री से ऊंचे होता रहा है सांसद से ऊंचे होता रहा है। आप लोग राज्य परिषद तो सुना गा वही है। हाँ बिल्कुल सुना गा। बहुत बार प्रधानमंत्री सिफारिश के देता है धन के या कोई चीज के तो राज्य परिषद राजा आई बक्से को खंड मात्र इसमें निर्णय करना सकने। हाँ। राज्य परिषद उनका निर्णय करता है
यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्यकारी कार्यालय अगर ऊपर जात रहा है तो का सबसे पहले राज्य परिषद जो है देखत रहा है, राज्य परिषद के बाद में वो यानी उससे ऊंचे राज्य परिषद रहा। अगर और भेग में जावा जाए तो आज कहा था 25 मंत्री है, काल यक्के राजा रहा है, आज ही 50 डाकू हो गए हैं, 500 डाकू हो गए हैं, देश लूटत हैं, देश का बर्बाद करत हैं। तो साथी लोगों का ज्ञात हो चाहिए कि सबसे पहले राजा श्री 5 महाराज धीराज, श्री 5 सरकार मर्यादा कराम, उनके 500 मिलिट्री। उसके बाद महारानी साहिबा, उनके 400 मिलिट्री। उसके बाद युवराज साहब, उनके 300 मिलिट्री। फिर युवराजी, फिर उनके छुटकवा भाई, फिर उनके छुटकवा भाई, फिर मुमा महारानी, फिर बड़ा महारानी, फिर उनके काका, फिर उनके काकी, फिर राज परिषद। यानी अगर वो मर्यादा क्रम देखा जाए तो पेट में बच्चा है वो कि श्री श्री श्री, आजकल तो पता चल जाता है सोनोग्राफी से, सूरी सूरी सुश्री करके डाट 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 मर्यादा क्रम होता है। और वो मर्यादा क्रम प्रधानमंत्री पहुंचत रहा 35 नंबर में, को 55 नंबर में प्रधानमंत्री की मर्यादा पहुंचत रहा है देश में। और वो श्री श्री सुश्री और श्री 5 लोगन के सेवा सुविधा 200 मिलिट्री, 400 मिलिट्री आज भी 100 लिहे घूमत है। अब कर सरकार अभी का घटाई से संख्या पर। तो अगर देखा जाए कि एक बच्चा रहा है उसे भी सियार सुसार के लिए 50 मिलिट्री और सेना के व्यवस्थापन राज्य की तरफ से होता है। तो अगर व्यवहार की बात किया जाए या सेवा सुविधा की बात किया जाए तो आज से संघीयता में ना रहा तभी के 100 टाइम बड़ी जो है लोग खर्च व्यवस्थापन राज्य के दोहन, सेना, पुलिस, प्रशासन, सुविधा, रॉयल्टी के दोहन करते हैं। मतलब आपके कथन अनुसार राजतंत्र से बेटर संहिता अगर है, फिर आम पब्लिक के ये चीज़ आप लोग काहे नहीं रिझाए पावा जाते? पब्लिक काहे ये चीज़ कहते जैसे जो अभी आप शब्द किया गया कि 701 लोग वहाँ जो है लूटत हैं, ठगत हैं, संहिता नाय रास आवा जो है समानुपातिक के नाम पहन पार्टी जो है फंड कलेक्शन करत है सभासद लोगन से, ये ऐसे ऐसे आक्षेप आरोप काहे लागत हैं? तो ये फंड कलेक्शन हो रहा है का? नहीं वो तो समय राजा आवत रहा है पूरे बाकी जिला से कोई होटल व्यवसायी, कोई तुमका घोड़ा लावे, तुमका गधा लावे, तुमका आदमी देखे, तुमका होटल देखे, तुमका पैसा देखे, तुमका गल्ला देखे, खान पान के व्यवस्थापन करे के का चीज नहीं करेगा। हम लोग अपने टाइम में देखा करप्शन का पहले न्याय होता रहा है, गलैचा कांड, लौरा कांड, कितने कोत हो गए, कई ऐसे घटना है। तो जनता का ज्ञान न होना, राजनीतिक इतिहास के जो है जानकारी न होना, फेसबुक, सोशल मीडिया और अन्य चीज के भ्रम में पड़ना सबसे बड़ी चीज है। विगत के काला इतिहास, काला अध्याय का अध्ययन जरूरी है, उसके बाद में डिबेट खुला बहस करा जाए। दोष गुण और अवगुण हर चीज के होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। संहिता भी 100% अच्छा ही माना गया है सबके नजर में, ऐसा बात नहीं, मगर केंद्रीकृत सत्ता का भी सबसे अच्छा माना गया है, ये वो बात नहीं। दोनों को टैली किया जाए तो बेटर देन केंद्रीकृत सत्ता से संघीय शासन का बेटर माना गया है, जिसमें जनता के इजीली पहुंच हो जाए। मगर डेमोक्रेसी, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, संघ का और डेमोक्रेसी का तो संसार में बेटर माना गया। मन तो कोई शंका नहीं है। जैसे लोगों के अपने अपने व्यू हैं, वो व्यू का पहले अपने इतिहास का कैसे हुआ है, का कालखंड है, कैसे लोग करत रहे हैं। पृथ्वी नारायण साहब से लगा कि ज्ञानेन्द्र दत्त के शासन काल में का अध्याय घटा, का हुआ, तो देखना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। इंडिया में गाड़ी खरीदी है ग्राहक, मान लीजिए 40 लाख का हम एक गाड़ी खरीदें अगर, तो 40 लाख का गाड़ी फार्चूनर है बाहर की, और इधर हम खरीद के अगर लेके आते हैं
तो हम अगर भंसार करवाते हैं तो हमको वो पड़ जाएगा हमको पड़ेगा वो 2.5 करोड़। हम्म, मगर 2 करोड़ 10 लाख में यहाँ पे 2 करोड़ में बेचती है एजेंसी। उसका रीज़न क्या है कि वो नेपाल के लिए इंपोर्ट करती है और भारत या जापान या कोई अन्य देश जहाँ से आता है गाड़ी वो सीधे एक्सपोर्ट करती है। तो इंडिया से मान लीजिए 28% GST है उसमें गाड़ी में, तो 28% की छूट होगी और उसके बाद में उसका डीलर का रेट कम हुआ। मगर अब यहाँ क्या होता है कि रुपया का रेट और भंसार का रेट और रास्ते का खर्च जोड़ के और 2-4% प्रॉफिट जोड़ के भी अगर रखे तो उससे 2 टाइम ज़्यादा लोग ले रहे हैं। यहाँ के व्यवसायियों का मूल्य समायोजन का जो है वो एकदम 2-3 टाइम जो है ज़्यादा है। वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाए तो इक्वल वो अगर अपने आप लोग अब इलेक्ट्रॉनिक सामान आप देखिए कि इंडिया लेने नहीं जाता है लोग। भंसार करवाने के बाद भी 1000-500 का फर्क पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता तो कहते हैं यहाँ लेंगे, गारंटी से वारंटी सब होगा। क्यों? तो बहुत सारा सेक्टर जो चीज़ है ग्रोसरी आइटम में आज भी बहुत सारा जो नेपाल के अंदर है वो इंडिया के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा मूल्य समायोजन करके बेचा जा रहा है, इसलिए ये समस्या है। अगर थोड़ा सा लिया जाए तो कोई रुपया थोड़े लेने जाएगा, पुलिस का डंडा देखेगा, SSB का देखेगा, इंडिया का देखेगा, नेपाल का देखेगा, साहब ये है वो है, हम गए, कोई नहीं लेने जाएगा। बजट कोई भी चीज़ है सुनिश्चितता उचित नहीं होना और काम को आगे बढ़ाना सबसे बड़ा समस्या है। मान लीजिए क्या है कि हम मंत्री बना, अदरवाइज फर्दर कोई बना, तो कार्यक्रम डाला 1 लाख रुपया है और कार्यक्रम का टेंडर कर दिया तो सुनिश्चितता लिया नहीं। पहले होता था, अभी भी लगभग वैसे सुनिश्चितता लिया मगर राज्य के पास बजट ही नहीं है। तो आप 1 अरब का ठेका 1 लाख में कर देंगे तो 1 अरब का सुनिश्चितता कहाँ से होगा? अभी अगर देखा जाए तो लगभग नेपाल सरकार के ऊपर 12 खरब से ज़्यादा लायबिलिटी क्रिएट है। आपके पास डेवलपमेंट बजट कितना? 4 खरब है आपका डेवलपमेंट बजट है मोटा, और लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट है 12 खरब। यानी 3 इयर्स का आप अगर टोटल बजट नया कोई प्रोग्राम नहीं डाल के टोटल अगर उस डेवलपमेंट बजट को आप दे देते हैं तब आपका पुराना बकौता समाप्त होगा। उसके बाद में आप अगर कहिए फॉरेन एड का कहिए या सहूलियत ऋण में है उसका भी चुकता करेंगे तो 1-2 वर्ष तो उसमें चला जाएगा। पॉलिसी राज्य का पॉलिसी लेवल में जो है उचित सरकारें जो है उचित FDI के लिए फॉरेन डेवलपमेंट एड जो होता है उसके लिए पॉलिसी अच्छा नहीं होना भी हम लोग के लिए समस्या है। मतलब बेटर पॉलिसी बनाना पड़ा। पॉलिसी क्या है, राज्य उदार होना पड़ा। हम इंजेक्शन लगा के भैंसी का दूध 10 से 15 लीटर निकाल सकते हैं मगर 2 वर्ष में वो खारो हो जाएगी। तो हम कम से कम 5 टाइम या 6 टाइम जो है साइकिल में उसका हम यूज करें, ये होना पड़ा। किसी हम ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि एक व्यवसायी है, आप उससे क्या करना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म उससे बिजनेस करना चाहते हैं कि 1-2 टर्म करना चाहते हैं? वो 1-2 साल में आप पूरा उसको निचोड़ कर ख़त्म कर देना चाहते हैं? तो राज्य का पॉलिसी वही है। प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा या भारतीय कंपनियों द्वारा ही नेपाल में, अभी चाइनीज़ कंपनियां बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियां भी नेपाल के अंदर आई हैं और मुझे लगता है कि दोनों के साथ में जो एक टाइम एग्रीमेंट किया था या समस्या समाधान का जो अनुबंध किया था वो दोनों के दोनों जो है देश समय में जो है संपन्न नहीं कर पाए। इसलिए रूल देश का कानून ही उस तरीके से सख्त बनाने का है। मुझे लगता है कि कोई कहे कि हम ज़्यादा कर दिया है, उसने नहीं किया या उसने ज़्यादा कर दिया है, तो ये बहुत सारे हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से संपन्न नहीं है। शिक्षा के प्रोजेक्ट आगे दूसरी बातें हैं, PMR वगैरह जो कंपनी बनी है तमाम जो जल योजनाएँ हाईवे का
ये माना जा सकता है कि दोनों ऐसे हैं, इसलिए हमारे देश को हमारी पॉलिसी में स्ट्रॉन्ग होना किसी को पड़ा। लाने से पहले हाँ। आप एंट्री दे रहे हैं तो आप कितने दिन तक आपको इंटर रहना है, आपने काम संपन्न नहीं किया तो उसका जो है कंट्रीब्यूशन या उसका नुकसान का हर्जाना कौन भरेगा, सारा संसार में कहीं भी अल्पसंख्यक जो है उसके ऊपर राज्य की तरफ से तमाम सारा जो है अन्याय होता रहा है बहुत सारे मुल्कों में। जैसे अभी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोगों ने पंडाल में कुरान रख के दंगा किया, उसमें कई हिंदुओं की भी जाने गई और राज्य की तरफ से दंगा को कंट्रोल करने के चक्कर में कई मुसलमानों की भी जाने गए। बहुत हम लोग कक्षा 8 में पढ़ते थे, रुपैडिया में भी ऐसा घटना हुआ था। हिंदू कम्युनिटी की तरफ से ही गोश्त मांस को जो है गणेश मूर्ति के बगल में रखने का प्रयास किया था वो दंगा हो जाता है। अगर उसकी बेटी ही कहा कि पापा ने रखा है तो रुक गया था। या चाइना के अंदर जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, क्योंकि संसार में किसी को भी अपने धर्म या सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का राइट होता है, करने का राइट, और उसके पक्ष में आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है, मगर सांप्रदायिकता का रंग देना बहुत गलत बात है। मान लीजिए भारत का हिंदू गलत करे तो नेपाल के हिंदू को टिप्पणी करना या उनके ऊपर जो है दबाव देना गलत बात है। यहाँ के हिंदू का क्या दोष? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, या बांग्लादेश में कोई गलत किया तो नेपाल के मुसलमानों का क्या दोष? और तीसरी बात क्या है कि लोग कहे कि बांग्लादेश में मुसलमान खतरे में हैं, तो पॉलिटिकल रंग हो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी। जहाँ 98% 96% लोग मुस्लिम हो वहाँ पे मुसलमान खतरे में नहीं हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत या नेपाल जैसे मुल्क में कोई कहे कि हिंदू खतरे में है, वो केवल धार्मिक उन्माद और जातीयता का रंग और धर्म के नाम पे राजनीति करने के लिए है, वहाँ भी कोई खतरे में नहीं। क्योंकि संसार में कोई ऐसा एटॉमिक बम किसी के पास नहीं है कि वो एक अल्पसंख्यक जाके बहुसंख्यक ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट है लोगों का। आवाज़ उठाए मगर दूसरे को गाली न दे, उनका राइट्स है। और अच्छी बात है कि अगर हिंदू के ऊपर हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि अगर उसको तकलीफ हो तो पड़ोसी है तो हम आवाज़ उठाएं। अगर मुस्लिम को तकलीफ हो तो हिंदू आवाज़ उठाए, हिंदू को तकलीफ हो तो मुस्लिम आवाज़ उठाए, ये एक अच्छा मानना है। मगर अब उसको एक पॉलिटिकल रंग देके हम देख रहे हैं कि लोगों का स्टेटमेंट, लोगों का भाषण, इराक का घटना नेपालगंज में उसका तरंग दिखे, देखिए बांग्लादेश का घटना नेपाल में तरंग दिखे, म्यांमार का घटना नेपाल में तरंग दिखे, चाइना और भारत का घटना उसका तरंग नेपाल में दिखे, गलत है। आवाज़ उठाएं, बेटर बात, उनके अधिकारों का आवाज़ उठाएं, बेटर बात, उनके दमन के विरुद्ध में आवाज़ उठाएं, बेटर बात, मगर पॉलिटिकल रणनीति पर गया। मतलब आपका कथन है कि पॉलिटिकल इशू को न छू करके उनकी जो दमनकारी नीति है, हाँ, या जो भाषण दिए जाते हैं वो सीधे धार्मिक उन्माद के भाषण। अच्छा, इसलिए उसको नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उन पे जो दमन होता है वो भी नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाना चाहिए। संसार का मानव जाति का कर्तव्य है कि कहीं भी अगर दमन होता है तो उसके विरुद्ध में आवाज़ उठना चाहिए। हाँ। वो जाति संप्रदाय महत्व नहीं रखता। हम ऐसा समाज क्यों नहीं निर्माण कर पाए हैं कि म्यांमार या चाइना में दमन हो रहा है तो हिंदू आपके साथ क्यों नहीं जा रहा है, मुसलमान, या हम समेटने की क्यों नहीं प्रयास कर पा रहे हैं? जब बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर दमन हुआ तो हम मुसलमानों को समेट के क्यों जुलूस नहीं निकलवा पा रहे हैं, या निकालना नहीं चाह रहे हैं? ऐसा समन्वय होना चाहिए। धन्यवाद सर।